नमस्ते, मेरा नाम मोहम्मद इस्राफिल खान है और आप आवाज़ हिंद देख रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में हर दिन कोरोना के 50,000 से ज्यादा या फिर यूं कहें कि उसके आसपास हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी के हाथों और हर दिन कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और आने वाले अक्टूबर-नवंबर महीने के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव है। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये तीनों मुद्दे, कोरोना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और आने वाले अक्टूबर नवंबर के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव आपस में जुड़े हुए लगते हैं। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम कुमार जी, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और आए दिन आप इन्हें किसी ना किसी बड़े टीवी चैनल पर देखते रहते। नमस्ते सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। तो सर, इस चर्चा को शुरू करते हुए आपसे पहला सवाल मैं ये करूंगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में हर दिन कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में राम मंदिर का शिलान्यास एक उचित फैसला था? देखिए इस्राफिल जी, बात दरअसल ये है कि सरकार की प्राथमिकताओं को हमेशा देखा जाता है। राम मंदिर के निर्माण का फैसला निर्माण तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, तो उसका शिलान्यास जो है बिल्कुल होना चाहिए था। मगर क्या है कि शासकीय संरक्षण में होना चाहिए था, ये से एक उत्सव के रूप में होना चाहिए था कि या फिर इसे एक धार्मिक लोगों के समूह को छोड़ देना चाहिए था कि आप इस कार्य को करें। तो इसमें फर्क पड़ जाता है। मेरे ख्याल से एक धार्मिक अगर उत्सव है तो इस देश में धार्मिक उत्सव पूरे देश में होते रहे हैं और जो कोरोना के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हुए हैं, तो ये भी हो सकता था। लेकिन इसमें चूंकि प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया और जिसमें राज्यपाल रहे, मुख्यमंत्री रहे, आरएसएस के प्रमुख रहे और धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति रहे, तो इस तरीके से ये धर्म और शासन का एक घालमेल हो गया। इसलिए ये अंतरराष्ट्रीय जगत में प्रश्न उठ रहे हैं कि एक ऐसे समय में जबकि कोरोना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रतिदिन आ रहा है, कोरोना का मामला अब 62,000 से भी ज्यादा हो चुका है एक दिन में, और किसी भी अमेरिका या ब्राजील जो है उसके मुकाबले भी ये ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, इसको लेके जब प्रश्न उठते हैं तो दो बातें सामने आती हैं। जैसा कि आपने इशारा किया कि एक जो सामने आने वाला चुनाव है बिहार में, उसको देख करके हो सकता है कि इस अवसर का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जो है सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेकर के आज उत्कर्ष काल तक ये मुद्दा उसको संजीवनी देने का काम करता रहा है। तो इस वजह से इस मुद्दे को लेकर वो आगे भी अपनी देश में जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है, मैं ये कहूंगा कि अब तक देश में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता रहा, लेकिन अब समय बहुसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति का आ गया है। तो उस लिहाज से इस घटना को देखा जाए तो इस सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में एक बहुसंख्यक वाद का जो कॉन्सेप्ट है वो परवान चढ़ता दिख रहा है। तो सर, अगर हम इसे हम राम मंदिर को हम ऐसा समझें कि राम मंदिर जो निर्माण है वो बिहार के साथ साथ आने वाले समय में जो बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं उन पर भी असर डालेंगे। मैं इसे चुनाव से बहुत ऊपर उठ करके देख रहा हूं। चुनाव तो एक राज्य में होंगे, दूसरे में होंगे, ये हर समय होता रहता है, लेकिन राम मंदिर तो ऐसा मुद्दा था जिसने बीजेपी को बीजेपी बनाया। वो 2 सांसदों वाली पार्टी को इसने आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में बदल दिया। तो ये है राम मंदिर का मुद्दा। तो इस मुद्दे को राजनीति का जो संदेश है, राजनीति कैसे हो आने वाले समय में और शासन कैसे हो इस आने वाले समय में, इसका जो एक पर्दे के पीछे से जो एक सोच चली आ रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसमें कि बहुसंख्यक डोमिनेट करेगा, उस राजनीति को दिशा देने का ये कदम है। इसलिए इसको जब हम चुनाव से जोड़ते हैं तो ये मकसद कमजोर पड़ जाता है। मेरे हिसाब से चुनाव से भी बड़ी सोच जो है पर्दे के पीछे काम कर रही है।
तो सर अभी जो राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, तो ऐसे में कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि दिन प्रतिदिन जो कोरोना केसेस हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, तो और सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस मुद्दे से भटका कर लोगों को उनका आकर्षण जो है, उनका ध्यान जो है राम मंदिर की ओर केंद्रित कर रही है। क्या इस पे आप अपना विचार क्या कहना चाहेंगे इस पे? मेरा मानना है कि मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए सरकार के पास हमेशा कुछ न कुछ मुद्दे रहे हैं। राम मंदिर उनमें से एक हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि राम मंदिर शिलान्यास को सिर्फ और सिर्फ तात्कालिक तौर पर न देखा जाए कि इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए या उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए। आप बताइए कि इससे पहले जब एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, उसके बाद जो उसकी प्रतिक्रिया में शासकीय प्रतिक्रियाएं हो रही थी, उसके बाद दिल्ली दंगे हुए और दंगे की जांच के नाम पर जो कुछ हुआ, वो सारी चीजें भी तो मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली ही थी। इसके अलावा आप देखें उत्तर प्रदेश में 27 लोग गोली चलाए जाने से मारे गए, ज्यादातर एक ही समुदाय के लोग थे, लेकिन पुलिस ने कहा हमने गोली ही नहीं चलाई और उस घटना की कोई जांच ही नहीं हुई। तो इसके बजाय जो कुछ तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, उसमें आम लोगों को रिकवरी के लिए एक नया सिस्टम पैदा कर दिया गया कि रिकवरी करेंगे, बिना दोष साबित हुए हम रिकवरी करेंगे। ये सारी चीजों पर डिबेट लाया गया। आप एक सामान्य सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला है, वो भी कोरोना मामले को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। कोई ना कोई मुद्दा सरकार ले आती है, कभी राजस्थान का मुद्दा, कभी मध्य प्रदेश का मुद्दा, ताकि मूल मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। इसलिए मैं कहूंगा कि मंदिर या शिलान्यास को सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे से ध्यान हटकाने की तात्कालिक कोशिश के रूप में नहीं देखा जाए। ये एक दीर्घकालिक कोशिश है जिसमें बहुसंख्यक की सियासत कैसे डोमिनेट करेगी उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश है। सिर्फ कोरोना से इसका मतलब नहीं है, कोरोना से भी इसका मतलब है। जी सर, अभी जैसे बिहार जो है कोरोना और बाढ़ दोनों के कारण बिहार की स्थिति बदहाल है, तो क्या ऐसे में बिहार में जो चुनाव है क्या वो एक उचित फैसला होगा अभी के समय में? मेरे ख्याल से बाढ़ को हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं और ये मानकर चलते हैं कि 2-3 महीने गुजर जाएंगे तो बाढ़ की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। तो जब तक बरसात और बाढ़ सामने होता है हम तब तक गंभीर रहते हैं और उसके बाद इस समस्या को भुला देते हैं। इस बार भी ऐसा ही सोचा जा रहा है कि समय के साथ बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी, फिर नवंबर में चुनाव करा लिए जाएंगे। लेकिन इस बार बाढ़ के साथ साथ कोरोना भी है और कोरोना बिहार जैसे प्रांत में अब ऊंचाई की ओर चढ़ता हुआ दिख रहा है। 60,000 से ज्यादा मामले बिहार में आ चुके हैं और जो उसकी गति है आने वाले समय में वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की गति के बराबर होगा, जो कि महाराष्ट्र में संख्या ज्यादा है लेकिन महाराष्ट्र में वो गति नहीं है कोरोना फैलने की जो गति इन राज्यों में दिख रही है। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में भी अब वो गति पकड़ रही है। और पूरे देश के पैमाने पर देखा जाए तो पूरे देश में हम ये देखते हैं कि 10 लाख से 20 लाख कोरोना का संक्रमण होने में हिंदुस्तान को 19 दिन लगे और अमेरिका को 12.5 से 25 लाख होने में यानी डबल होने में 51 दिन लगे थे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो डबलिंग रेट है, हमारी जो गति है वो अमेरिका के मुकाबले आज की तारीख में 4.2 टाइम्स ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि हम अमेरिका का आंकड़ा जो है आने वाले 35 से 35 दिनों में हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे कोरोना के मामले में। ये मैं थोड़ा सा समय लेकर बोल रहा हूं, हो सकता है उससे पहले ही। तो ये भयावह स्थिति जब पैदा हो रही है तो ऐसे में चुनाव को ये देख करके तय करना होगा कि बिहार में क्या स्थिति है। पूरे देश में स्थिति अगर हम देखेंगे तब तो आने वाले 1 साल तक कोई चुनाव नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर हम चुनाव की सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं तो बिहार में चुनाव होना है तो बिहार की स्थिति को देखेंगे। फिलहाल बिहार में 60,000 से ज्यादा कोरोना है, लेकिन आने वाले समय में अगर ये और बढ़ता है तो निश्चित रूप से ऐसे माहौल में चुनाव नहीं होना चाहिए। आप अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए, अमेरिका में भी ये बात उठ रही है कि चुनाव ना हो,
उपराष्ट्रपति चाहते हैं कि वहां चुनाव ना हो, इसके लिए वो बहानेबाजी कर रहे हैं कि बैलेट से और अगर ईमेल और दूसरे सिस्टम से यानी ऑनलाइन सिस्टम से अगर मतदान की प्रक्रिया को रखते हैं तो उसमें गड़बड़ी हो सकती है, वो गड़बड़ी का बहाना बना रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, न ऑनलाइन सिस्टम डेवलप है और न ही हम कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। तो व्यापक हित में इस पर नजर रखनी पड़ेगी कि बिहार चुनाव को कोरोना की स्थिति के सापेक्ष समय पर होना चाहिए कि उसको एक्सटेंड करना चाहिए। जैसा कि अगर मान लीजिए अक्टूबर नवंबर में या फिर उसके बाद भी चुनाव होती है बिहार में, तो क्या बीजेपी जो है वो तो अपने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर वोट मांगेगी, क्योंकि ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो जब वो वोट मांगेगी तो क्या जनता को इस पे सोचना पड़ेगा, या फिर जनता को, क्योंकि बिहार की हालत हम सब जानते हैं सर, यहाँ शिक्षा की भी कमी है, हॉस्पिटैलिटी सिस्टम में भी दिक्कत है, और साथ ही साथ हर साल बाढ़ के कारण भी बिहार की स्थिति बदहाल हो जाती है। तो फिर ऐसे में क्या सिर्फ राम मंदिर के नाम पे वोट देना क्या सही होगा? देखिए इस्राफिल जी, भारतीय जनता पार्टी की आज तक की रणनीति के हिसाब से आपका प्रश्न है, मगर मेरा मानना है कि बिहार चुनाव आते आते राम मंदिर के अलावा भी एक और मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र का होगा। वो मुद्दा या तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के आ सकता है, जिसके ज्यादा चांसेस हैं, और या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को लेकर वो आए ये जरूरी नहीं है। इनका जो पूरा एक कॉकटेल है कि ये मुद्दा ये मुद्दा ये मुद्दा और सब उनकी धारणा के अनुरूप है, तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा लेकर चुनाव में आएगी कि हमने जो कहा था वो हमने किया है, आपने हमें जनादेश दिया था, हमें अपने घोषणा पत्र को लागू करने का, हमने लागू किया है। तो इस हिसाब से वो इनोसेंट वे में एक नया प्रॉमिस के साथ में सामने आएंगे कि इस पर भी आप जनादेश दीजिए। तो उनकी रणनीति ये होने वाली है। लेकिन अब आपका प्रश्न है कि जनता को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मैं आंकड़ों के सहारे एक बात कहना चाहता हूं कि 1990 में जबकि अयोध्या आंदोलन अपने पीक पर था और उस समय उसके आसपास जो जनगणना हुई थी, तब देश की आबादी 90 करोड़ थी, और आज जब 2020 है, 30 साल बीत चुके हैं, तो 30 साल के बाद उनमें से 45 करोड़ की आबादी जिंदा नहीं है। मतलब तब की 45 करोड़ की आबादी और आज अगर देश में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, तो इनमें से 95 करोड़, ये 95 करोड़ अयोध्या आंदोलन यानी 1990 के बाद के दौर की है, जिसमें ज्यादातर लोग युवा हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति को इन्हीं युवाओं पर केंद्रित रखा है और उनको जोड़ कर रखा है। अब धार्मिक राष्ट्रवाद बोलिए या फिर बहुसंख्यकवाद बोलिए, इससे बीजेपी ने अपने वोटरों को जोड़ा है। बिहार की जनता को अब देखने का के लिए ये जरूरी है कि क्या वो मुद्दे जिस वजह से उन्होंने अच्छे दिन आएंगे के हिसाब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई थी और फिर 2019 में राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार बनाई थी, मगर इन 6 सालों में जो बेरोजगारी अपने चरम पर चली गई, जो उद्योग धंधे तबाह हो गए, जीडीपी डबल डिजिट में जाने के बजाय सिंगल डिजिट और अब कोरोना के बाद नेगेटिव में जा रहा है, तो ऐसे समय में क्या ये जरूरी है कि हम भावनात्मक मुद्दों के आधार पर ही अपने आप को रिएक्ट करें? क्यों नहीं हम अपना रिएक्शन अपने भविष्य को ध्यान में रखकर करें, और हमारा भविष्य सिर्फ धार्मिक मुद्दे पर या राष्ट्रवाद पर तय नहीं होने वाला है। हमारा भविष्य जो है वो इस बात पर तय होगा कि हम अपनी सरकार, ऐसी सरकार चुने जो हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें। आप याद करेंगे यूपीए 1 और यूपीए 2 में चाहे जितनी खराबी रही हो, चाहे जितने भ्रष्टाचार के मामले उठाए गए हों, मैं उस पर एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस दौरान लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे थे। हालांकि गरीबी रेखा का पैमाना आज भी उस हिसाब से सही नहीं है, इसके पैमाने को भी दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन जो पैमाना था
या है, उस हिसाब से भी देखें तो 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे थे। तो आज ये देखना होगा बिहार के संदर्भ में वो कौन सी सरकार होगी जो, क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी या उद्योग धंधों की कमी जो है बिहार में किसी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है। बिहार के लोगों को ये भी सोचना होगा कि वो बचत देश में सबसे ज्यादा करते हैं, उनकी सेविंग्स जो है बैंक अकाउंट्स में ज्यादा होती है, और वो इसलिए होती है कि बिहार से बाहर वो काम करते हैं, अपने घरों में भेजते हैं और वो पैसे बैंक में रखते हैं। लेकिन उन बैंक में जमा पैसों का इस्तेमाल वो महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य करते हैं। मैं कहने का मतलब ये हुआ, पैसा बिहार का होता है और तरक्की गुजरात और महाराष्ट्र की हो रही होती है। तो इस हिसाब से बिहार के लोगों को सोचना होगा और अपनी राजनीति, अपने नेतृत्व को चुनना पड़ेगा। तो जैसा कि सर बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो इसी में सीएम पद के उम्मीदवार में एक और नाम जुड़ गया है। वो नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी का, जो कि बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि उद्योग धंधे को फिर से शुरू किया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और एजुकेशन सिस्टम को, या फिर यूं कहें कि पूरे बिहार को चेंज किया जाएगा। तो सर या क्या लगता है आपको, पुष्पम प्रिया चौधरी का भविष्य क्या होगा इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए इस्राफिल जी, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ये तो आजादी है कि एन चुनाव के वक्त पर हेलीकॉप्टर कैंडिडेट उतर जाते हैं और नए सिरे से लुभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे चूंकि राजनीति अब व्यक्तिपरक होती जा रही है, संगठन का महत्व कम होता जा रहा है, यही वजह है कि ऐसे हेलीकॉप्टर लीडरशिप को भी लोग स्वीकार करते हैं। मगर बिहार में अब तक फिर भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि कोई हेलीकॉप्टर कैंडिडेट आए और पूरे बिहार को एक साथ समझाकर चला जाए। अब तक तो बिहार में नहीं हुआ है। बिहार की जनता लोकतांत्रिक रूप से किसी अन्य राज्य के मुकाबले अधिक प्रबुद्ध है। मैं ये कह रहा हूं कि अब तक बिहार में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई हेलीकॉप्टर टाइप का नेता आए और अपनी बात को समझाकर वो चला जाए। बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन से पहले चंपारण दिया है, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद ये जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन को यहीं से आधार मिला था, या फिर जो उसके बाद की भी राजनीति रहे, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह की राजनीति को ले लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को ले लीजिए, आप देखेंगे कि बिहार में आरक्षण आंदोलन भी बिहार में मजबूत रहा। आप देखेंगे चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मैं राजनीतिक जागरूकता की बात कर रहा हूं। आप देखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में ही रोका गया था, रथ यात्रा जब लेकर वो निकले थे अयोध्या में। तो ऐसी सारी घटनाएं बिहार से होती हैं और उसकी क्रिया प्रतिक्रिया भी बिहार में सबसे ज्यादा होती हैं। तो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक प्रदेश है, इसलिए कोई प्रिया चौधरी आकर के ऐसा बोल जाएंगी और जनता विश्वास कर लेंगी, ऐसा नहीं है। उनको अपने काम से ये दिखाना चाहिए था, बीते दौर में आंदोलन से रोड मैप लेकर के सरकार को आगाह करते हुए अगर वो सामने आई होती तो आज उनकी बात की विश्वसनीयता होती। अन्यथा हर कोई जानता है कि उद्योग धंधे होने चाहिए या बेरोजगारी हटनी चाहिए। सवाल यह है कि वो कौन सी नीति होगी, वो कौन सी से रास्ते होंगे जिस पर चल करके बिहार को उस कूपमंडूकता से निकाला जाए जिसकी वजह से बिहार ने आज तक औद्योगिकरण को नहीं देखा है। ये महत्वपूर्ण बात है। मेरा कहना है कि बिहार में राजनीति तभी बदलेगी जबकि आप रोड मैप लेकर के भी सामने आए और उस रोड मैप के लिए परिश्रम करते हुए भी दिखें। अगर बीते 5 साल में नीतीश सरकार को यह आगाह किया जाता, ये बताया जाता कि इस तरीके पर चलिए, ये रोड मैप है बिहार का के विकास का, और उसमें अगर नीतीश कुमार उस पर अमल नहीं करते तो आज वही आवाज जो प्रिया चौधरी उठा रही हैं वो आवाज आज बुलंद होती। लेकिन सिर्फ चुनाव के समय में हेलीकॉप्टर कैंडिडेट बन करके आप आ जाएं और सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार की सरकार फेल है आपको सफल कर दिया जाए, ऐसा बिहार की जनता इतनी प्रबुद्ध है कि वो समझ सकती है कि कौन अल्टरनेटिव दे सकता है। मैं आज भी बिहार में सबसे बड़ा अल्टरनेटिव तेजस्वी यादव के को ही देख रहा हूं कि कुछ भी हो कि राष्ट्रीय जनता दल के पास में एक सोच है,
जिस सोच के आधार पर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार चली थी। वो अलग बात है कि जब दलित और पिछड़ों की सरकार सत्ता में होती है तो वहां पर जंगल राज घोषित करना बहुत आसान होता है। आप उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव की सरकार को जंगल राज बहुत आसानी से घोषित कर देते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जितनी घटनाएं हो रही हैं वो कहीं बड़े जंगल राज की ओर इशारा करती हैं। उसी तरीके से नीतीश की सरकार में भी जो लूट खसोट मची और जो अपराध का स्वरूप बदला, ठीक है, सड़क पर हत्या होनी बंद हो गई, अपहरण होना बंद हो गया, लेकिन वो भी नए सिरे से शुरू हुआ, लेकिन जो आर्थिक आधार पर बड़े बड़े अपराध हुए, बड़ी बड़ी लूट हुई, वो उसने अपराध को एक नया संस्थागत रूप दिया। यही वजह है कि नीतीश की सरकार फेल है। न बाढ़ में उनकी पोल खुल जाती है, सड़कों पर चलने से सरकार की पोल खुल जाती है, जब संविदा शिक्षक प्रदर्शन करते हैं और उनको नीतीश कुमार भला बुरा कह देते हैं बजाय कि उनको सुने, तब उनकी पोल खुल जाती है। आलोचना तो नीतीश सरकार लेना ही नहीं चाहती। तो ये चीजें, ये बातें ये चुनाव में मैटर करेंगी। और इस बार चूंकि ये सरकार जो चल रही है ये दूसरे के बहुमत को चुराई हुई सरकार है। आरजेडी और नीतीश और वामपंथी कांग्रेस सबने मिलकर के चुनाव लड़ा था और उससे में जो जीत उसमें सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी, लेकिन नीतीश कुमार ने पाला बदल करके बीजेपी के साथ सरकार बना ली। तो अब ये राजनीति आगे भी होती रहेगी, इसकी संभावना से मैं इनकार नहीं करता। हो सकता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी भी फिर मिल जाएं, लेकिन ये बोलने का अभी वक्त नहीं है। मगर एक बात तय है कि नीतीश सरकार फेल रही है और लंबे समय से 15 साल से भी उनका शासन है और बीच में वो तो लगातार बने हुए, समर्थन चाहे इसका रहे या उसका रहे, तो इस दौरान सारी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी कि क्यों स्वास्थ्य के मामले में जब कोई समस्या आती है तो बिहार लाचार हो जाता है, चमकी बीमारी होती है, कभी आज कोरोना है तो कभी पानी आ जाता है तो पटना डूबने लगता है। आखिर आपने पानी की निकासी तक की समस्या का समाधान पटना में करके नहीं दिखाया। आप किस मोर्चे पर सफल रहे, ये जवाब नीतीश सरकार को देना होगा। विकल्प आज भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही है। अब ये दो धड़े में ही लड़ाई होनी है। सर, अभी आपने जैसा वो अल्टरनेटिव के रूप में आपने तेजस्वी यादव का जिक्र किया, तो बिहार में एक और युवा है सर जिसे लोग ज्यादा मतलब तेजस्वी के बराबर तो देख रहे हैं, चिराग पासवान। उनके बारे में आपकी क्या राय है सर? देखिए, चिराग पासवान की राजनीति महादलितों तक सिमटी हुई है, दलितों तक, जिसको कि नीतीश कुमार ने महादलित में बांट दिया और पासवान छोड़ करके सारे दलित महादलित में आ गए। ये राजनीति उन्होंने बहुत पहले समय में एक सोच समझ करके की थी ताकि पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को सिर्फ उनकी जाति तक समट करके रह जाए, ये उनकी राजनीति थी। अब चिराग पासवान को चाहे लोग जितनी बड़े उम्मीद के तौर पर देखें, लेकिन उनकी राजनीति जो है प्रदेश में कोई वैकल्पिक राजनीति खड़ी करती नहीं दिखती, क्योंकि ये सवाल उठता है कि जब कोरोना काल में प्रवासी मजदूर जब अपनी प्रदेश की ओर लौटना चाह रहे थे, वो सड़क पर थे, पैदल लौटने को मजबूर थे, भूख से मर रहे थे, क्वारंटीन होकर मर रहे थे, उस वक्त चिराग पासवान की क्या भूमिका थी, उस बात को लोग याद रखेंगे। या फिर उससे पहले के दौर में चिराग पासवान कहां थे? तो इनका क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये एनडीए में है, केंद्र के साथ सरकार में है, और इस वजह से आपने राजनीतिक विवशतावश नीतीश कुमार की सरकार का विरोध नहीं किया और आज आप चुनाव के समय में इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आपको कुछ सीटें ज्यादा मिल जाएं। तो इन छोटी छोटी राजनीति को जनता ध्यान देगी ऐसा नहीं लगता। और इनको इस लोक जनशक्ति पार्टी ऐसे भी परिवार की ही पार्टी है और इससे बड़ा इनका कुनबा या जनाधार नहीं है कि चिराग पासवान कोई बड़ा करिश्मा कर देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारी चर्चा में जुड़े। अपने इस चर्चा को वहीं पे समाप्त करेंगे। इसी तरह की और भी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आवाज़-ए-हिंद। धन्यवाद।